हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता। ये हमें बहुत सारी बातों को समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो ज़रा हिंदी में परिभाषा लिखिएगा ना। तत्व की वह प्रवृत्ति जिससे वह अणु में बंधन युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये अंग्रेजी में परिभाषा है। अब थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक तत्व है ए और यह है तत्व बी। तो आप जानते हैं कि दो परमाणु के बीच, अधातुओं के दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बंधन का निर्माण होता है, जिसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं और अंग्रेजी में कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जहाँ पर दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, साझा होता है, तो उस बंधन को हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट, सहसंयोजक बंधन। तो मान लीजिए तत्व ए और बी है, इनके परमाणु हैं और दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? साझा। एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? साझा। ठीक है, तो ये साझेदारी हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉन है साझा वाला है, दोनों के बीच में है, मतलब ये दोनों बॉन्ड एक के साथ भी गिने जाएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन और बी के साथ भी। इसी को ना साझेदारी वाला बॉन्ड कहते हैं। साझा का क्या नियम होता है? अगर दो आदमी में किसी काम की साझेदारी हुई है बराबर, तो दोनों का हिस्सा क्या है? बराबर। तो जो साझा का इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहता है बीच में। कहाँ पर रहता है? और यह वह इलेक्ट्रॉन है जो बंधन बनाया है। क्या किया है? तो इसको हम लोग कहते हैं, अच्छा ये जोड़ा है कि फूट है? तो जब भी दो इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब ना बॉन्ड बनेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हिंदी में कहते हैं बंधन युग्म। क्या कहते हैं? बंधन युग्म इलेक्ट्रॉन। तो पहले आपको समझ में आया बंधन युग्म इलेक्ट्रॉन क्या है? मतलब इस दोनों परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉन के साझा से बंधन का निर्माण हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं बंधन युग्म इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी कहता है कि अब इस दोनों में साझा बराबर है, लेकिन हो सकता है इसमें कोई खलीफा हो सकता है इसमें कोनो बदमाश और टेटिया हो, ताकतवर हो और एक कमजोर हो, या हो सकता है कि दोनों की ताकत बराबर हो, या यह हो सकता है कि एक की ताकत अधिक हो और एक की ताकत कम हो। अब हम लोग यह ताकत कहते हैं तो अपनी भाषा में समझ जाते हैं, मजबूत आदमी है। मजबूत है मतलब किसी को खींच सकता है, पटक सकता है। तत्व तो हमारा नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो उसके पास ताकत की बात तो नहीं कह सकते कि बरियार तत्व है, कमजोर तत्व है, ऐसा तो नहीं ना कहेंगे। तो वहाँ पर उनके लिए ताकत के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया वह किया गया विद्युत ऋणात्मकता। क्या प्रयोग किया गया? जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी।
तब देखिए, अगर हम लोग ये कहते हैं कि बी मजबूत है, ताकतवर है, तो ये जो जोड़ा का इलेक्ट्रॉन बीच में है, ये बीच में नहीं रहेगा, अपनी ओर खींच लेगा। अगर ए ताकतवर है तो ए खींच लेगा। लेकिन हम तो पहले ही बोले हैं कि अब यहाँ ताकतवर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पर किसका करना है? विद्युत ऋणात्मकता का। किसका करना है? टी। तो अगर ये मान लीजिए कि अगर हम यह कहें कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ए का, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है बी का, तो ऐसा नहीं कि बी कहीं ए का भी हो सकता है। किसी का मान लिया हमने बी का ज़्यादा है, तो अब बी का जब ज़्यादा है विद्युत ऋणात्मकता, तो क्या करेगा कि जो बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर क्या करेगा? खींच लेगा। यही ना परिभाषा लिखाया गया है। नहीं, किसी तत्व का वह प्रवृत्ति जिससे वह अणु में बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो हमने कहा ए से बी का विद्युत ऋणात्मकता क्या है? अधिक है। तो बी क्या करेगा? बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो चलिए अब देखिए, ये जो है यह अब बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन किधर चला गया? बी की ओर। किधर चला गया? बी की ओर। मतलब ए की तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया और बी की तरफ इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा नहीं, छीन ही नहीं लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। क्या करेगा? खींच ले। यानी बी की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और ए की तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इधर ज़्यादा हो गया, तो इधर हम लोग लिखते हैं आंशिक ऋण आवेश माइनस डेल्टा। इसको लिखते हैं, देखो इसको क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। और ऐसे यहाँ इसको जैसे लिखा है माइनस डेल्टा, तो इसको कहते हैं पार्शियल निगेटिव चार्ज। क्या कहते हैं? पार्शियल निगेटिव चार्ज। पार्शियल निगेटिव चार्ज, यानी हिंदी में कहते हैं आंशिक ऋण आवेश। आंशिक ऋण आवेश, ठीक है। तो मान लो कि इसको माइनस डेल्टा को पार्शियल निगेटिव चार्ज कर रहे हैं, तो प्लस डेल्टा को क्या पढ़ोगे? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हिंदी में क्या कहोगे? आंशिक। इसको तुम कहोगे आंशिक धनावेश। तो बताओ कि कौन अपनी तरफ खींचेगा? मतलब कौन तत्व, कौन सा तत्व बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा? जिस पर ऋण आवेश हो, जिसका विद्युत ऋणात्मकता क्या हो? अधिक। जिसको विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा वह बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। तो जब अपनी ओर खींचेगा तो उस पर आंशिक ऋण आवेश है, इस पर आंशिक धन आवेश। तो हमको कुछ तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता क्या करना है? याद करना है। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है आवर्त सारणी में, और उसके नीचे है लिथियम, और यह है बेरिलियम, और यह है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन को नहीं लेते हैं क्योंकि वो अक्रिय गैस है, वो न देता है और ना लेता है। और इसके में सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये अल्मुनियम है, ये सिलिकॉन है, ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, ये क्लोरीन है, ठीक है। और इसी में ये नीचे में ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो इतने तत्वों का समझिए। ये जो हमारा है यह है सेकंड पीरियड, द्वितीय आवर्त है, और ये जो हमारा है थर्ड पीरियड है, तृतीय आवर्त। अब देखो सब चला, एक बात याद रखना कि जो इस पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला अगर कोई तत्व है तो वह है फ्लोरीन, और इसका होता है 4.0। ये मान है, वैज्ञानिक मूलकीन वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने इसका मान निकाला है। तो इसीलिए फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे अधिक है, इसीलिए इसका मान सबसे ज़्यादा है।
अब देखो द्वितीय आवर्त में दाहिने से बाएं जब जाओगे, दाहिने से तो 0.5 घटाना है। कितना घटाना है? तो चलो बताओ सब। 3.5 यानी ऑक्सीजन का कितना हो गया? 3.5। अच्छा नाइट्रोजन का 3.0। अच्छा कार्बन का 2.5। अच्छा बोरॉन का 2.0। बेरिलियम का 1.5 और लिथियम का, अच्छा हाइड्रोजन का अलग से याद कर लेना है 2.1। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो फ्लोरीन जो है बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को, या हम कहें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा, नाइट्रोजन के साथ। अच्छा लेकिन कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा तो दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.4 का अंतर है। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। सबसे ज़्यादा खींचेगा ई सबसे ज़्यादा खींचेगा। ठीक है सर, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है और वहाँ पे आपको 2.4 है, नीचे आने पर 2.1 है, नीचे आने पर 1 आ जाएगा। ठीक है, बता रहे हैं, बैठिए ना, बैठ जाइए ना राजा जी। ठीक सवाल है उसका, उसको बता रहे हैं। पहले तो ये समझ गए। अब देखिए द्वितीय आवर्त में तो एक निश्चित अंतराल में घट रहा है, लेकिन तृतीय अंतराल में एक निश्चित अंतराल में नहीं घटता है। तृतीय में क्लोरीन का होता है 3.0। अब देखो तृतीय आवर्त में ध्यान देना सब, पहिलका बार 0.4, पहिलका बार कितना घटाना है? सॉरी 0.5 पहिलका बार, और दूसरा बार 0.4। ठीक है, और उसके बाद 0.3 ठीक है। तो पहिलका बार कितना घटाना है? दूसरा का बार, और उसके बाद चलिए तो 3 में से 0.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? और 0.4 घटाओगे तो, और उसके बाद 0.3 और ब्रोमीन का होता है 2.8, आयोडीन का होता है 2.5। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो आप समझ गए कि किसका किसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा। फ्लोरीन का अधिक होगा, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। ठीक है, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। देखिए यहाँ सोडियम का, लिथियम का, इनका क्या होगा? कम होगा। अगर देखेंगे पोटेशियम का तो उसका और कम होगा, उसका और क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। अब देखो एक्चुअली हमको पढ़ना है यौगिक का तुल्यांक भार, और यौगिक में होता अम्ल, एसिड, क्षार, बेस और लवण, सार। ठीक है, तो आप लोग भी जानते हैं अम्ल का परिभाषा, वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। एसिड अम्ल नहीं, अम्ल का बस यही है कि वह पदार्थ जो जल में क्या दे? H+ आयन। नहीं, अब मान लीजिए कि यह एक Ha है और इसको हमने क्या किया है कि जल में डाला है और इस जल में दे दिया है H+ और A-। तो यह H+ आयन दे रहा है, तब यह Ha जो है अम्ल है। ये आर्हेनियस का सिद्धांत है कि वह पदार्थ जो H+ आयन देगा उसको क्या कहेंगे? अम्ल। अब रहा बात कि हमको ये पढ़ाने की क्या जरूरत थी कि जैसे कि मान लिए हम आपसे कहते कि H2SO4 अम्ल है, ऐसे नाम ही है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मान लीजिए इसके पहले वाला क्लास में आप सिर्फ ये पढ़ लिए थे, ये अम्ल है और H+ आयन देगा, लेकिन ये आप थोड़े समझे थे क्यों H+ आयन देगा। केवल तो वहाँ आप इसलिए पढ़ लिए थे कि अम्ल है, इसका नाम ही है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जब इसके नामे में अम्ल लगा है तो इसमें सोचना क्या है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये अम्ल क्यों है, ये क्यों H+ आयन देता है। तो अभी जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, उसको लेकर आप परेशान नहीं होइएगा।
वह एक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ही है, जब हम पढ़ाएंगे तो वो भी आपको आने लगेगा, राइट। तो अभी जो H2SO4 है इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। अब आपसे हम कह रहे हैं कि यहाँ जो H है वह जुटा है ऑक्सीजन से। किससे जुटा है? और ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से क्या है? ज़्यादा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। क्योंकि क्यों ले लेगा? विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। अब ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता कितना है? 2.5 और हाइड्रोजन का कितना है? तो किसका ज़्यादा है? तो ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ से H+ निकलेगा, ये ले लिया तो यहाँ से H+ निकलेगा। तो अगर हम इस H2SO4 को जल में डालेंगे तो यह H+ आयन देगा कि नहीं? क्यों दे रहा है? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? अधिक है। तो H2SO4 इसीलिए क्या है? अम्ल है। अच्छा, को H+ आयन देगा? दो को देगा। तो अम्ल का एक अणु, एक ही अणु है, अम्ल का एक अणु जितना H+ आयन देता है, अम्ल का एक अणु, तो उसको हम लोग कहते हैं अम्ल की क्षारीयता। क्या कहते हैं? अम्ल की क्षारीयता। अंग्रेजी में कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या परिभाषा होगा? अम्ल का एक अणु, क्या परिभाषा होगा? जितना H+ आयन देगा। अम्ल का एक अणु, तुम नहीं बोलेगी? अम्ल का एक अणु, अम्ल का एक अणु उसे, या बेसिसिटी ऑफ, तो बताओ H2SO4 का बेसिसिटी ऑफ एसिड कितना होगा? आया समझ में? अभी अम्ल क्यों है समझ में आया? एक और ले लेते हैं। HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल। अब इसका भी स्ट्रक्चर देख लो। अब यह स्ट्रक्चर है, तो बताओ कि यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा कि नहीं छीन लेगा? छीन लेगा। तो वो भी HNO3 भी H+ आयन देगा, तो अम्ल हुआ कि नहीं? अच्छा, उसकी अम्ल की क्षारीयता कितनी होगी? 1। वेरी गुड। अब मान लीजिए चला बबुओ राजा, देखो अब यहाँ देखो सब विद्यार्थी, 2.5 आई हाइड्रोजन है 2.1। तो कार्बन के इतना औकात नहीं है, इतना बूता नहीं है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के छीन सके। चूँकि विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा नहीं है, बहुत नहीं है, तनिक से बा तो तनिक बड़ा बढ़िया तो का बा, तो तनिक मैंने घींचब। यही बात नहीं है कि तू सुखी रहो, तारा का हम तरह से लौड़ब। हाँ, ये चुप रहता है किसके साथ? N के साथ, O के साथ, F के साथ, Cl है, ठीक है। मैंने उसके सामने जब जाता है तो कहता छीन ले, तो छीने के बता। अब देखो, ये बात हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। हम का इतना मिटा दिया, हम चाहते तो फटाफट, इसीलिए हम भीतर रह। कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है यह H+ के रूप में बाहर ना बोलबा धीरज, काहे नहीं? कार्बन ये इलेक्ट्रॉन काहे नहीं लेगा? कि कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता इतना नहीं है जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन सके, तो केवल यह निकालेगा, नहीं होगा। तो इसकी अम्ल की क्षारीयता कितनी होगी? इसकी अम्ल की क्षारीयता। अच्छा, लड़कों से पूछे निशान, अरे बाबू हमें बताओ तो
मैंने हैकराई कंडेंस फार्मूला करके एसिटिक अम्ल कहल जाला। का कहल जाला? और जब हमने कहन सन कि इसकी अम्ल की क्षारीयता 1 होती है, कहीं देखो फिर मर्दों गबड़ा दिया। फिर 4 गो हाइड्रोजन बा आ कहता है कि अम्ल की क्षारीयता A, बेसिसिटी ऑफ एसिड 4 के जगह 1 कह रहे हैं सर। देखिए प्रॉब्लम यही है, आपको हम इतना जो टाइम लिए हैं, इतना जो हम उस समय से ले रहे हैं टाइम, सिर्फ ये समझाने के लिए कि कैसे। अब एक और देखो खेला, अब एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है H3PO4, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा यहां देखो H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। लेकिन विद्यार्थी को सही मैंने देखिए यही चीज़ कहते हैं कि ऑब्जेक्शन तो रहेगा ही, बच्चा सवाल पूछेगा ही, जैसे ये भी पूछता वो भी पूछता, अच्छा सवाल डाला है। तो एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के पास जा नहीं रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर हम बहुत विस्तृत बात नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा दोनों में देखो कितने हाइड्रोजन हैं, लेकिन इसकी अम्ल 4 है। किसमें 4 है हाइड्रोजन बुआ? ए भाई सीधा बैठ ना, और है तो देखो तो लोकल कहाँ बा? ठीक है कोई बात नहीं, राइट इधर जाए। एक और देखिए आप लोगों का दिमाग कैसे यहाँ घूमने वाला है। इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3, लेकिन यह 3 हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में देता है, लेकिन ये 2 ही देता है। इसकी अम्ल की क्षारीयता 2 है, इसकी अम्ल की क्षारीयता 3 है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ये देखो, इसके स्ट्रक्चर यह है। तो यहां तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहां तीनों हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो तीनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का किया, ले लिया। माने ये भी ले लिया और यहां पर ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, तो कितना H+ निकलेगा? 3। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखो, अब यहां जो एक H है वो P से जुड़ा है और P का विद्युत ऋणात्मकता दोनों सेम है। तो इसका मतलब जब यहां 2 ठो निकला था, जब वैज्ञानिकों ने देखा, एक्सपेरिमेंट किया कि 2 ही H निकल रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छा इसका अर्थ यह है कि 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन तो फास्फोरस से जुड़ा होगा, इसीलिए यहां से को निकलेगा, ठीक है। तो इसकी अम्ल की क्षारीयता कितनी होगी? 2 हो, ठीक है। तो अब अच्छा विद्यार्थी, क्षार बेस, तो बेस को कहता है कि जब हम लोग इसको जल में डालेंगे, वाटर में, तो ये देता है B+OH-। तो जो OH- देगा वही बेस है, जो OH- देगा। अब देखिए विद्यार्थी यहां पर, अब आपको हम बताते हैं कि यह है NaOH, क्या है? NaOH, राइट। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है इसका क्या है, और हाइड्रोजन का और सोडियम का नहीं 0.9 है। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो बदमाश
है तो इलेक्ट्रॉन छीनने वाला, लेकिन अब इसके पास ऑप्शन है कि हम किसका छीने, हम H का छीने कि Na का छीने। तुम भी सवाल किसे पूछ सकता था, कह सकता था ए सर ये तो H का भी ले सकता है, तो अगर H का ले लेता तो ये तो अम्ल हो जाता। लेकिन हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। अरे जानता है कि नहीं सब, NaOH क्षार है, जानता है ना। तो ये क्षार क्यों होगा, तब जब OH माइनस देगा तब ना क्षार होगा। तब तुम लोग बताओ कि जो ऑक्सीजन है वह किसका इलेक्ट्रॉन लेगा, का है, इसका विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो यह इसका इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तभी क्या देगा, Na प्लस, और यह दे देगा OH माइनस। क्या दे देगा, OH। बात समझ में आई नहीं समझ में आया। जबकि लड़का ये भी तो कह सकता है कि सर, और हम ऐसे लिखते हैं कि सर यहां भी तो HO से जुड़ा है, तो ये भी तो अम्ल होना चाहिए था। लेकिन हम लोग बचपने से 9th 10th से पढ़ते आए हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, क्योंकि जल में घुलने के बाद OH माइनस देता है। लेकिन आज आपके सामने क्लियर हुआ कि यह OH माइनस ही क्यों देगा, H प्लस आयन क्यों नहीं देगा। आया समझ में। अब जैसे मान लो यह है KOH, तो मान लो लिथियम सोडियम नीचे पोटेशियम होगा तो उसका तो और कम होगा, तब ये किसका इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा K प्लस OH माइनस। अच्छा, अम्ल का एक अणु जितना H प्लस आयन दे रहा था उसको क्या कह रहे थे, अम्ल की। इसके लिए भी है क्षार की अम्लीयता। क्या होता है, क्षार की अम्लीयता। अंग्रेजी में कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। क्या कहते हैं। तो अगर हम तुमसे परिभाषा पूछें कि क्षार की अम्लीयता का परिभाषा बताओ, बोलो। क्षार का एक अणु, बोलना यार, क्षार का एक अणु जितना OH माइनस आयन देगा, फिर से क्षार का एक अणु, उसे क्षार की, अच्छा क्षार है तो अम्लीयता बोलेंगे, और अम्ल है तो बोलने का वैज्ञानिक है। तो क्षार की अम्लीयता और अम्ल की क्षारीयता। अंग्रेजी में है एसिडिटी ऑफ बेस। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। क्या कहोगे, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज नोन एज एसिडिटी ऑफ बेस। आप बेसिसिटी ऑफ एसिड का कहोगे, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, ये समझ में आए। अब देखो सर, चूंकि तुल्यांक, चूंकि नॉर्मलता पढ़ना था और तुल्यांक भार हमको पढ़ना था, अम्ल और क्षार का तुल्यांक भार पढ़ना था, लवण का। अब इतना हम बात बता दिए तो तुम लोग को हर बात समझ में आएगा, और नहीं तो तुम लोग क्या कहता कि सर क्या खाली लिखा देते हैं। अब यहां पर बहुत सारा बात जो तुम लोग 10th में नहीं पढ़ा है, तो यहाँ कुछ बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो 9th से 10th में थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, 10th से 11, फिर 12, फिर BSc MSc में जाओगे तो नॉलेज, ज्ञान ऐसे ही क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। चलिए, तो हम लोग विद्युत ऋणात्मकता तो समझ गए, ऐसी सारी बातें समझ गए। अब हम लोग को पढ़ना है, एक्चुअली पढ़ना है क्या, हेडिंग देना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड्स। यौगिकों का तुल्यांक
भार, यौगिकों का तुल्यांक। ठीक है, अब देख चला, एगो फार्मूला से हम तुमको सारा कहते हैं। अब ये जो हम लोग फार्मूला निकालेंगे, ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर इक्विवेलेंट वेट को शॉर्टकट में हम लिखेंगे EQ और WT, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, अब बटा, समझा, वैलेंसी फैक्टर। हम बताएंगे क्या है वैलेंसी फैक्टर, और इसको हम लिखते हैं N। क्या लिखते हैं? N। ठीक है, तो लिखोगे, अगर हिंदी में लिखे, अब देख चला, आई तू लिख के सोना लिख दिया, भार लिख के सोना लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, और यह हो जाएगा। N लिखे, N है स्मॉल n, जब तक लिखल बा लिखल, पाव लागे तो बेचैनी हो गई। जौन लिख ले भाई जौन लिखो, ओकरा बारे में अपने हम बताएं। हम बोलबो किए हैं कि वैलेंसी फैक्टर है, हम आगे बताएंगे, बोले हैं कि नहीं बोले हैं? कहाँ रहा हो तो दिमाग रहो तो खाली मेला पर देखता नहीं, गलो मेला में दागम बारे बुझ रहे पटक के। वैलेंसी फैक्टर को N से लिखते हैं, और वैलेंसी फैक्टर क्या है मैं बताने वाला हूं। अभी हमारा फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, तो यह अंग्रेजी में है और यह हिंदी में है, नोट करो। अब ध्यान दो सब, तो हमारे पास यौगिक है 3 प्रकार का, अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, साल्ट। तो तीनों का संयोजकता गुणक वैलेंसी फैक्टर जो N का वैल्यू है वह क्या है ये समझना है। बात समझ में आया? तो कहता है कि फॉर एसिड मतलब अम्ल के लिए, किसके लिए? अम्ल के लिए। अम्ल के लिए जो N का मान है, ठीक है, यह क्या है? यह है बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब बोलो लोग विद्यार्थी, का भाई अम्ल की क्षारीयता, माने जो वैलेंसी फैक्टर N है वह N जो है किसके बराबर है? जैसे मान लो H2SO4 के लिए N का वैल्यू कितना लिखेंगे? 2। HNO3 कितना लिखेंगे? 1। H3PO4 होगा तो 3, H3PO3 होगा तो 2, वह हमारा N है। खूब बढ़िया नींद मार रहा बड़ा, तू देखा था 1.5 घंटा से देखा था, वो पीछे का देखा था रहा, तू मार रहा बड़ा शानदार नींद मारा। तो अगर यौगिक अम्ल है तो अम्ल का संयोजकता गुणक N का मान किसके बराबर होगा? अम्ल की क्षारीयता के बराबर। अब सुनो सब, अब यहां कुछ अम्ल की हम चर्चा कर रहे हैं और उसका N का मान हम क्या कर रहे हैं? लिख भी रहे हैं। जैसे कि मान लो HNO3 एगो देगा,
HCl एगो देगा, फॉर्मिक एसिड जितना भी है या एगो देगा, एसेटिक एसिड ये भी एगो देगा, ये सब एसिड है, ठीक है। अभी जितना है सबको वो H+ आयन देने वाला है एगो, तो इसके लिए N का वैल्यू कितना होगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसमें कुछ और हम जोड़ देते हैं, COOH, इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ दोनों HO से लगा है, ठीक है। और देखो तो इन लोगों के लिए जो N का वैल्यू कितना होगा, इनके लिए N का वैल्यू 2। अब मान लो कि तुमको तुल्यांक भार निकालना है किसका, H2SO4 का, तो क्या करेगा, इसका अणु भार में कैसे भाग दे देगा। तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान होता है 98 होता है, और 2 से भाग देगा तो 49 हो जाएगा। तो इसका तुल्यांक भार निकलेगा कि नहीं, ये जितना भी है सबका अणु भार में क्या करेंगे, उसके N से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। और यह है H3PO4, H3PO4। तो इसके लिए N का वैल्यू कितना लिखेगा, ये कितना लिखेगा 3। अब यहां देखो, अब दूसरा है फॉर बेस, फॉर बेस माने क्षार के लिए। तो जो क्षार के लिए है, अब सोचो तो अम्ल के लिए N बराबर क्या हो गया, तो क्षार के लिए क्या होगा बोलो, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, यानी क्षार की अम्लीयता, क्षार की अम्लीयता, क्षार की अम्लीयता, ठीक है। अब जरा देखोगे विद्यार्थी, NaOH, KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सबका N का वैल्यू कितना है, क्यों भैया, क्योंकि एक OH माइनस दे। लेकिन अगर हम कहें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बोलो N का वैल्यू कितना होगा 2, N का वैल्यू कितना होगा 2। लेकिन चला हम कहें अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, तो N का वैल्यू कितना होगा। अब हम तुमसे कहते हैं कि बाबू हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांक भार निकालना है, तो इसका वैल्यू N है, N का मान 1 है। अच्छा एक बात देखो, जितना यौगिक है जिसका N का मान 1 है, तो उसका अणु भार और तुल्यांक भार दोनों क्या होगा, बराबर हो। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार भी 40 और तुल्यांक भार भी 40। अब लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है कितना हो जाएगा, M/2 हो जाएगा। तो 16 1 17, 17 दूना 34, और 34 से 24 58, 58/2, तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, नहीं निकल जाएगा। बहुत पहले भारी लग रहा था, अब आसान हो गया कि नहीं हो गया, N बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो हम यही कहते हैं कि तुम लोगों में कोई ऐसा लड़का नहीं है, कोई एक ऐसा लड़का नहीं है जो नहीं पढ़ सकता है। आज आप लोग जितना मन से ध्यान देकर पढ़े हैं, जैसे ये बेचारा ध्यान देकर सोया भी है, अपने सोने की इसी में कोई कमी नहीं किया। क्या चला, तू सुतर लो कि ना सुतर लो, ये बताओ। अच्छा तो आलोक पूछ लूंगा, तो अम्ल के क्षारीयता का परिभाषा पूछ लो, उतना का ना बताई है। अच्छा पूछो तो, देखो एक मालूम नहीं है। अभी भी लिखल बा अम्ल की क्षारीयता, यहाँ जब चर्चा चल रहा बा, देखो विद्यार्थी कहाँ से लाइन पकड़ लोगे चाहिए। मान लो हमारे छूट गई, तो यहाँ दिमाग लगाओगे बा कि अगर हम यहाँ अम्ल की क्षारीयता, यहाँ N जो है N,
वह क्या है? अम्ल की क्षारीयता। यानी अम्ल का एक अणु जितना H+ आयन देगा उसी को अम्ल की क्षारीयता कह रहे हैं। यही से पकड़ लेना है। पीछे छूट गया तो यहां भी सीख सकते हैं। क्या एक गाना है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। फिल्म का नाम है तीसरी कसम, राज कपूर का एक फिल्म है, ठीक है। इसमें गाना का बोल है, देखिए पहले गाना का बोल में कितना था, मिला लीजिए। आदमी बचपन खेल में जाता है, जैसे 18-19 वर्ष का इतना मस्त नींद आता है ना, पूरा नींद आता है, माँ बाप छोड़ देना आदमी 24 घंटा सोएगा। तो जवानी में नींद आती है। अब बुढ़ापा में आदमी रोता है, कारण कि बचपन तो खेले में गंवा दिया और जवानी नींदे में सो गया तो पैसा कमाया नहीं। तो बुढ़ापा में जब कष्ट हुआ, बीमारी हुआ, तो बाल बच्चा भी क्या किया, ढील दी, तो वही रोने लगा। तो जवानी में बुआ जिन सुई हैं, बुढ़ापा में वो रोई हैं। ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है लवण का, लवण साल्ट का, लिखिए फॉर साल्ट। एक बार बताओ, साल्ट को कैसे पहचानो? ये साल्ट है। तो स्वाद, कितना स्वाद चेक हुआ? तो प्रायः जब तुम जानते हो कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बना। ठीक है। तो एक कंसेप्ट हम बताते हैं जो 80-85% जगह लग जाता है, जहां धातु और अधातु एक साथ हो। धातु और जो H+ चाहे OH- नहीं देता हो, जैसे मान लो NaCl नहीं, Na2CO3 का CaCO3। अब देखो, ये सोडियम धातु है क्लोरीन, यहां भी सोडियम धातु है, कार्बन ऑक्सीजन क्या है? अधातु। यहाँ कैल्शियम धातु में कार्बन ऑक्सीजन क्या है? अधातु। जैसे मान लो FeSO4 आयरन धातु है, सल्फर और ऑक्सीजन अधातु। ठीक है। जैसे मान लो NH4Cl। अब देखो यहाँ पर ये अपवाद है, जैसे ये भी अधातु है और ये भी अधातु, लेकिन यह क्षार से बना है और यह अम्ल से बना है। ठीक, इसलिए ये लवण है। तो लगभग 80% केस में, 80-85% केस में जब धातु और अधातु एक साथ रहें तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? लवण, साल्ट कहते हैं। ठीक है। अब देखो, तो साल्ट के लिए N का जो वैल्यू होता है, N क्या है? वैलेंसी फैक्टर। तो N का जो वैल्यू होता है टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन, मतलब धनायन या ऋणायन का कुल आवेश, धनायन और ऋणायन का कुल आवेश। ठीक है। अब सिंपल हम कह रहे हैं, ध्यान देना, NaCl। तो NaCl तोड़ोगे तो Na किस वर्ग का है बताओ तो हमको? वर्ग 1 का है। तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर होगा Na+Cl-। अब तुम बताओ इसके धनायन पर कितना प्लस है? ऋणायन पर 1। तो देखो, किसी भी अणु में जितना धन आवेश होगा उतना ही तवे उदासीन होगा। तो यहां N का वैल्यू क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 1। लेकिन अगर चला इस सोडियम कार्बोनेट हो, क्या हो? तो इस सोडियम कौगो है? तो यहां लिखेंगे 2N। कौगो इलेक्ट्रॉन देगा एगो सोडियम, तो इस पर एक प्लस होगा। और दोनों सोडियम मिलकर कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? तो 2 तो ही ना लिए हैं, तो इसीलिए CO3
2 माइनस। ठीक है, अब बताओ कुल धन आवेश कितना है? एक पर एक को है का विशाल? एक पर एक है, दो पर क्या? समझ में नहीं आ रहा? समझ में? खड़ा हो जा। जबकि आयन का जो फॉर्मूला लिखने का तरीका था उसमें खूब हम चर्चा किए थे, खूब जम के। यहां पर क्या समझ में नहीं आया बोलिए? आए अब देखें Na2 से मतलब क्या समझ रहे हो? कि अगर दोनों सोडियम आपस में बना है? नहीं, Na2 का मतलब दो सोडियम है। Na2 का मतलब माने जो CO3 है इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौ इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। तो इसीलिए को सोडियम को बुलाया है? दो को बुलाया है, इसीलिए Na2 लिखा गया है। आया समझ में कि नहीं समझा? तो जब दो सोडियम आया तो दोनों अलग अलग रहेगा कि एक जगह रहेगा? तो इसीलिए तो नहीं। लेकिन अगर यही देखो CaCO3, अब इसको दो चाहिए और अकेले कैल्शियम ही दो दे देगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज? Ca2 प्लस CO3 2। तो इसके लिए n का वैल्यू 2, इसके लिए भी n का वैल्यू 2। याद कीजिए जब फॉर्मूला जिस दिन सिखाए थे हम उस पर कम चर्चा थोड़े किए थे, या आयनों तोड़े थे, थोड़े थे ना? बढ़ जाइए। अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है AlCl3। अब अल्युमिनियम जो है वर्ग 13 का है, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर क्या हो जाएगा? Al3 प्लस, अब 3 को Cl है तो 3Cl माइनस। ऐसा मत समझिए 3 को Cl एक साथ है, तीनों अलग अलग आया है, तीनों एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया? चला गया। तो यहां n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। अब मान लो चला यह है Al2SO4 का होल 3। तो याद करो हम क्या कहे थे कि अल्युमिनियम 3 देगा और सल्फेट 2 लेगा, जो 4 लिस्ट दिए थे तुम लोगों को। ठीक है, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन देगा, आई सल्फेट 2 लेगा, तो एक को में फरियावता नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया 2 अल्युमिनियम बोला लो 6 को देगा, और 3 को सल्फेट बोला दो 6 ले लेगा। तो इसीलिए यहां पर ये हो गया 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो n का वैल्यू कितना होगा बोलो सब? यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल तो 1 पर 3 और 2 पर, 1 पर 2 3 पर, तो यहां n का वैल्यू 3 की 6 होगा। क्या भगवान जी कोई दिक्कत है आपको? पूछिए पूछिए। हैं? तो यहां n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। आया समझ में? अच्छा, अगर मान लो तुमको रहा है ZnSO4, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, जिंक का बैलेंस सब लिखाया हुआ है आप लोगों को। तो Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरह से लवण का भी तुल्यांक भरा हमारा क्या होगा? निकल जाएगा। तो अम्ल का निकल गया, क्षार का निकल गया। तो अब आपको करना क्या है कि अम्ल का जितना लिखे हैं वो सब का इधर फॉर्मूला लिखेगा, इधर अणुभार लिखेगा, इधर अम्ल की क्षारीयता लिखेगा और इधर तुल्यांक भार लिखेगा अम्ल का, फिर वैसे ही क्षार का और ऐसे ही लवण का। ठीक है, एक कॉलम बना लीजिएगा। तो तुल्यांक भार तो हम पढ़ा दिए। अब हम जानते हैं कि तुल्यांक भार का कोई मात्रक नहीं होता है। एक काम इसको नोट कर लो सब। चला अब कहता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, ठीक है। तो यह हो जाएगा फॉर्मूला मास। क्या चीज? फॉर्मूला मास ऑफ आयन अब बटा चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, उस आयन पर जितना चार्ज होगा। ठीक है, तो लिख लो, लिख दो ना। काहे खिसिया कर पर इसाफा खिसिया जाता हो जाता है।
तो दहेज मिली तो ना दी हमरा के, पूछबो ना करी, मिठाइयों लिया के ना खियाई। तुम लोग को एक लिस्ट दिया गया था, आयन का दिया गया था। अब देखो जितना भी आयन है, कोई भी आयन, उसका तुल्यांक भार कितना होगा, तो उसका सूत्र भार अब बटा क्या हो जाएगा, चार्ज। अब जैसे मान लो कि हम कह दें इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 माइनस, अब बोलो तो इसका सूत्र भार जोड़ दो, 48 कार्बन के पार 48 12 60, तो 60 बटा 2 तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम का सूत्र भार 40, 40 बटा 2 बराबर 30। तो किसी भी आयन का जितना हम दिए हैं आराम से निकल जाए। देखा कितना अब के हौसल बा ना, वही बस मुंह बनैले रख। हो गया बस आज इतना ही। तो इक्विवेलेंट वेट तक कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम लोग आराम से नॉर्मलिटी पढ़ सकते हैं, राइट।